हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफएसटी 24 के 90 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं बायोलॉजी पोर्शन के। तो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। तो लिसन केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा। आपके हाथ में आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए जब भी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो याद रहे आपको, तभी आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ आएगा। तो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होना चाहिए क्योंकि वो आपको पढ़ना है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन पेपर में भी देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। 91 क्या है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन इज सिचुएटेड एट। इसने बोला है कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां पे सिचुएटेड है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का, द लिविंग वर्ल्ड का, राइट। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो सिचुएटेड है वो है हावड़ा में। हावड़ा जो कि इंडिया में एक लोकेशन है, तो हावड़ा में इंडियन बॉटनिकल गार्डन सिचुएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन कंप्यूटर यूज्ड। इसमें बोला है कि कौन सी क्लासिफिकेशन में कंप्यूटर यूज किया जाता है। देखिए आपके यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन फेनेटिक, दूसरा नेचुरल, तीसरा एम्पिरिकल और फोर्थ है आर्टिफिशियल। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फेनेटिक। फेनेटिक क्या है? फेनेटिक, दिस इज द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलैरिटीज। तो ओवरऑल सिमिलैरिटीज के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होती है उसे आप फेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज को ओवरऑल कोड करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी को ऑब्जर्व करने के लिए, उनको कोड करने के लिए उनका अकाउंट हमारे पास होना चाहिए, उनकी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। तो उस इंफॉर्मेशन को कोड करने के लिए, सिमिलैरिटी को कोड करने के लिए वी नीड ऑफ कंप्यूटेशनल डिवाइसेस। बाकी की जो अदर क्लासिफिकेशन है, नेचुरल, इंपेरिकल और आर्टिफिशियल, इसमें कंप्यूटर डिवाइसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। फेनेटिक क्लासिफिकेशन में कंप्यूटर डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलैरिटीज। याद रहे, दिस इज बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलैरिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 92 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम एग्जिबिट हिट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक एंड स्पोरोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें से कौन सा किंगडम हिट्रोट्रॉफिक भी है, जो कि हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है, होलोजोइक में आता है और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। देखिए हिट्रोट्रॉफिक में आपके एनिमल्स आते हैं, होलोजोइक में भी एनिमल्स आते हैं और सेप्रोफाइटिक एनिमल्स भी होते हैं। ये भी एनसीईआरटी के एक टेबल से लिया गया क्वेश्चन है। आप देखना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है, चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसमें सेकंड पेज पे देखना। ये तीनों जो ये जो तीनों कैरेक्टर दिए हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, एक टेबल में जाके दिए हैं, वो भी लास्ट में, ठीक है। तो किंगडम एनिमिलिया के सारे कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। ट्रू सेल वॉल इज प्रेजेंट इन स्लाइम मोल्ड, ठीक है। ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है स्लाइम मोल्ड में। स्लाइम मोल्ड की हर स्टेज में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। स्लाइम मोल्ड की रिप्रोडक्टिव फेज में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज में। याद रहे, स्लाइम मोल्ड में जनरली सेल वॉल नहीं होती है। स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल होती है उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज में, यानी कि उसकी रिप्रोडक्टिव फेज में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो भी सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। तो यहाँ भी आपको याद रखना है, राइट। तो 94 में इस हिसाब से देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन आएगा, व्हेन दे आर रिप्रोडक्टिंग, जब ये रिप्रोडक्टिव होते हैं तभी इसमें सेल वॉल होती है, अदरवाइज तो सेल वॉल नहीं होती है। तो याद रहे, स्लाइम मोल्ड में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो तभी होती है जब ये रिप्रोडक्टिंग होते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि इनमें रिप्रोडक्टिव फेज में सेल वॉल है, वो भी सेलुलोजिक सेल वॉल। तो क्वेश्चन नंबर 94 में जो आंसर आएगा आपका, सेकंड विल बी राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। वायरस आर व्हाट? वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वायरस जो होते हैं, मिसकंसेप्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मिसकंसेप्शन माना जाता है वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। और वायरसेस जो होते हैं, जब तक वायरसेस को होस्ट मैकेनिज्म नहीं मिलता है, राइट, यानी कि होस्ट सेल नहीं मिलती है, तब तक वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं। और जैसे ही वो होस्ट सेल मिल जाती है तो उसकी उसके जो एंजाइमेटिक मशीनरी है, उस एंजाइमेटिक मशीनरी को वायरस इस्तेमाल कर लेता है। तो वायरस का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई भी अस्तित्व नहीं है बिना होस्ट सेल के। अगर वायरस का कोई अस्तित्व ही नहीं है बिना होस्ट सेल के, तो वायरस को आप क्या कहेंगे? ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि उसको पैरासाइट बनना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो वायरस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो क्वेश्चन नंबर 95 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 में फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वो आपका राइट आंसर आएगा फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की, तो आइडेंटिफाई ए एंड बी इन गिवन इक्वेशन। ये यहाँ पे
एक रिएक्शन दी है और इस रिएक्शन में आपको ए एंड बी आइडेंटिफाई करना है और ए और बी को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उससे उसके ऑप्शन से उसको मैच करना है। इज दैट क्लियर? उसके ऑप्शन से उसको मैच करना है। रिएक्शन यहाँ पे क्या दी है देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 96 है। 95 तो मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, हमारे पास जो रिएक्शन दी है ये दी है पायरुविक एसिड। ये लिंक रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पे दिया है। लिंक रिएक्शन है आपकी जो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आती है। पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD, राइट, इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे A प्लस B प्लस NADH ये बन रहा है भाई। तो आपको यहाँ पे A की वैल्यू बतानी है, B की वैल्यू बतानी है कि A क्या है और B क्या है, ये आपको डिटरमाइन करना है। तो याद रहे यहाँ पे जो A आएगा वो आएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। तो इसको आप फिल कीजिएगा, A में एसिटाइल कोएंजाइम A। ये एनसीईआरटी में से रिएक्शन उठा ली गई है, लिंक रिएक्शन बोलते हैं, गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बाद जब पायरुविक एसिड बन जाता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, तो उसके बाद वो अंडरगोज इन क्रैब्स साइकिल। लेकिन क्रैब्स साइकिल में जाने से पहले लिंक रिएक्शन होती है। उसी लिंक रिएक्शन का ये यहाँ पे एग्जांपल मेंशन है और यहाँ पे A और B आपसे पूछा है। तो यहाँ पे ये एसिटाइल कोएंजाइम A आएगा और यहाँ पे आएगा CO2। एसिटाइल कोएंजाइम A में 2 कार्बन आइटम होते हैं, CO2 में 1 कार्बन आइटम होता है। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन आइटम होते हैं। तो ये पायरुविक एसिड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में और CO2 में। यहाँ से पायरुविक एसिड से CO2 निकल जाता है। इज दैट क्लियर? तो A में आप फिल कीजिएगा एसिटाइल कोएंजाइम A और B में आपको जो फिल करना है वो CO2 फिल करना है। उस हिसाब से आप ऑप्शन मैच करके देखिए, जो हमारा ऑप्शन आएगा सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 96। इज दैट क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रोथ टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन दी। बेटा पोलन ट्यूब जो कि मेल गैमेट राइट कैरी करती है वो आर्किगोनिया की तरफ ग्रो करती है। ये आर्किगोनिया की तरफ ग्रो करती है, ये एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म में पोलन ट्यूब आर्किगोनिया की साइड ग्रो करती है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 97 में सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 98 पे आइए, द थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स जो है वो आपको पता है थैलोफाइटा में आता है, यानी कि वो जो है एल्गी में आता है। तो उसकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन बतानी है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है। वॉल्वॉक्स जो होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं एंड मोटाइल होते हैं। वॉल्वॉक्स जो होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं एंड मोटाइल होते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपको सही कौन सा करना है? कॉलोनियल एंड मोटाइल। तो 98 का 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, मेन फंक्शन ऑफ प्रोप रूट इज। प्रोप रूट का फंक्शन बोला है उसने, प्रोप रूट, स्टिल्ट रूट, ये जितने भी रूट हैं राइट, ये प्रोप रूट जो है या स्टिल्ट रूट जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेन रूट नहीं होती है। मेन जो रूट है वो टैप रूट है या आपका फाइब्रस रूट जो होती है, बट ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है। स्टिल्ट रूट हो गई, प्रोप रूट हो गई, सब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। तो प्रोप रूट का जो मेन फंक्शन है वो है सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोवाइड सपोर्ट। तो मेन फंक्शन ऑफ प्रोप रूट इज 99 का 3rd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, ठीक है। 99 तो बता ही दिया मैंने, प्रोवाइड सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बेटा यहां पे आपको कुछ डायग्राम्स दिए हैं, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स भी साथ में दिए हैं, और ये एनसीईआरटी के ही डायग्राम है और एनसीईआरटी के ही एग्जांपल है। तो हम पहले एग्जांपल से देख लेते हैं। इसमें देखिए ए में क्या दिया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 देखने हैं। कॉलम 2 में ए देखिए चाइना रोज दिया है। चाइना रोज में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का मतलब यह है कि सिंगल लीफ अराइज होती है अल्टरनेट नोड से। लीफ जो अराइज होती है वो नोड से अराइज होती है, अल्टरनेट नोड से सिंगल लीफ अराइज होती है इन केस ऑफ अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के केस में तो यहां पे चाइना रोज को अल्टरनेट फाइलोटैक्सी से जोड़िए। देखिए यहां पे कौन से डायग्राम में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी आपको दिखाई दे रही है, यानी कि सिंगल लीफ सिंगल नोड से अराइज होती हुई दिखाई दे रही है आपको। तो ये है सेकंड, इसमें आप सेकंड से मैच कीजिए। वहीं एल्स्टोनिया वर्ल्ड फाइलोटैक्सी मतलब सिंगल नोड से काफी सारी लीव्स अराइज होती हैं, यानी कि मोर देन 2 लीव्स अराइज होती है और एक वर्ल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर 3rd डायग्राम में बन रहा है, राइट।
तो एल्स्टोनिया को आप थर्ड से मैच कर लीजिए। सी देखिए कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस में अपोजिट फाइलोटैक्सी आती है। अपोजिट फाइलोटैक्सी मतलब एक नोड से वन पेयर लीव्स अराइज होती हैं, वो भी एक दूसरे के अपोजिट अराइज होती है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अराइज होती है, एक ही नोड से वन पेयर ऑफ लीव्स। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कैलोट्रोपिस को 1 से मैच कर लीजिए। तो ये डायग्राम्स को मैच कर लीजिए, अपोजिट फाइलोटैक्सी कैलोट्रोपिस में होती है, तो 1 से मैच कीजिए। तो मैचिंग करने के बाद जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो 100 में नंबर 3 आपका जो है करेक्ट आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 में थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, इंफीरियर ओवरी इज प्रेजेंट इन। इंफीरियर ओवरी किसमें प्रेजेंट होती है? एपिगाइनस कंडीशन में। आपने पढ़ा होगा टाइप ऑफ फ्लावर, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस। तो जो एपिगाइनस फ्लावर होता है उसमें इंफीरियर ओवरी होती है, उसमें थैलेमस ओवरी के साथ फ्यूज होता है। थैलेमस पूरा ओवरी को पैक कर देता है, कवर्ड कर लेता है। इज दैट क्लियर? और ओवरी के साथ फ्यूज होता है थैलेमस। तो ऐसे केस में इंफीरियर ओवरी देखी जाती है और इस कंडीशन को आप एपिगाइनस कहते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 101 में फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 101 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन जिम्नोस्पर्म बट नॉट ऑब्जर्व्ड इन डाइकोट प्लांट। इसमें से कौन सा ऑब्जर्व किया जाता है जिम्नोस्पर्म में लेकिन डाइकोट प्लांट में ऑब्जर्व नहीं किया जाता है? तो सीव सेल जो होती है वो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है, डाइकोट प्लांट में नहीं होती है। डाइकोट प्लांट में सीव ट्यूब होती है, राइट, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीव सेल होती है, याद रहे। तो सीव सेल जो होती है वो जिम्नोस्पर्म में होती है, डाइकोट प्लांट में नहीं होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सीव सेल। क्वेश्चन नंबर 102 का थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 पे आइए, इन डोर्सी वेंट्रल लीफ what is true regarding the position of xylem? डोर्सी वेंट्रल लीफ, डोर्सी वेंट्रल लीफ जिसको आप डाइकोट लीफ भी कहते हैं, डाइकोट लीफ का कौन सा कैरेक्टर इसमें से ट्रू है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, जाइलम इज टुवर्ड्स एडेक्सियल एपिडर्मिस। एपिडर्मिस दो होती है लीव्स में, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। ऊपर वाली को एडेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं और नीचे वाली को एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। और जाइलम जो होती है वो डाइकोट लीफ में जाइलम जो प्रेजेंट होते हैं वो एडेक्सियल एपिडर्मिस की साइड प्रेजेंट होते हैं। वो किसकी साइड प्रेजेंट होते हैं? वो एडेक्सियल एपिडर्मिस की साइड प्रेजेंट होते हैं। यानी कि यहां पे 103 का 1 ऑप्शन आएगा, जाइलम इज टुवर्ड्स एडेक्सियल एपिडर्मिस। जो जाइलम होते हैं वो एडेक्सियल एपिडर्मिस की तरफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन। स्टेरॉइड हार्मोन जो है किसमें सिंथेसाइज होते हैं? स्टेरॉइड जो हार्मोन होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। याद रहे स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो लिपिड इन नेचर होते हैं और लिपिड जो बनाता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड को बनाने का काम करते हैं। तो 104 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, साइट फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें पूछा है कि फोटोसिंथेसिस में आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है और दूसरी डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जबकि डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट है, वो लाइट पे डिपेंड नहीं करती है बट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। यह आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में पढ़ा होगा कि जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है। लाइट रिएक्शन जो टेक प्लेस करती है वो टेक प्लेस करती है कहां पे? वो टेक प्लेस करती है ग्रेना में, ठीक है। तो वो ग्रेना में टेक प्लेस करती है, जबकि डार्क रिएक्शन जो टेक प्लेस करती है, डार्क रिएक्शन जो है उसको बायोसिंथेटिक स्टेज भी बोला जाता है। और बायोसिंथेटिक स्टेज में फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड सिंथेसिस, ग्लूकोज की सिंथेसिस टेक प्लेस करती है और ग्लूकोज की जो सिंथेसिस टेक प्लेस करती है उसके लिए जो एंजाइम्स है, रूबिस्को वगैरह जो एंजाइम्स है वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। यानी कि जो डार्क रिएक्शन टेक प्लेस करती है वो स्ट्रोमा में टेक प्लेस करती है। वो किसमें टेक प्लेस करती है? स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन टेक प्लेस करती है। तो 104 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 पे आ जाइए जरा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट्स इन। भाई जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट कर जाता है सेल डिवीजन के दौरान। तो सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज में डीएनए का रेप्लिकेशन टेक प्लेस करता है, या डीएनए का या फिर जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन टेक प्लेस करता है? तो जेनेटिक मटेरियल का जो डुप्लीकेशन टेक प्लेस करता है सेल डिवीजन के दौरान वो टेक प्लेस करता है एस फेज में। आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन की काफी सारी फेजेस पढ़ी होगी। तो मेन फेजेस तो आपकी इंटरफेज होती है और डिवीजन फेज होती है, एम फेज जिसको आप बोलते हैं। तो इंटरफेज में G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो S फेज जो है इंटरफेज की, उसका काम क्या है? उस स्टेज में डीएनए का डुप्लीकेशन यानी कि जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन टेक प्लेस करता है। तो याद रहे डीएनए का डुप्लीकेशन, जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन जो टेक प्लेस करता है राइट सेल डिवीजन के दौरान वो टेक प्लेस करता है एस फेज में। वो टेक प्लेस किसमें करता है? वो टेक प्लेस करता है एस फेज में। तो याद रहे आपको, तो यहां पे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा एस फेज, यानी कि 106 में सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 पे आइए, 4 डिफरेंट स्टेप्स दैट अकर ड्यूरिंग मियोसिस
गिवन इन दी फॉलोइंग लिस्ट। बेटा यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए हैं जो कि म्योसिस में टेक प्लेस करते हैं। ये आपको 4 स्टेप दिए हैं म्योसिस के, आपको बस इसको अरेंज करना है। देयर आर 4 स्टेप्स, राइट, 1 2 3 4। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें तो 4 स्टेप दिए हुए हैं और चारों स्टेप्स को आपको सिक्वेंशियली अरेंज करना है। तो यू विल अरेंज इट, तो आप इसको जो है अरेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले सीक्वेंस पे कौन सा आएगा, देखिए पहले सीक्वेंस पे आएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले होती है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो यहाँ पे जो 2 दिया है वो पहले नंबर पे आएगा। सीक्वेंस में पहला जो नंबर आएगा वो 2 का आएगा कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग जो होती है, राइट, वो आएगा। इज दैट क्लियर? नंबर मतलब पहले नंबर पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, लाइनिंग अप ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम ऑन इक्वेटर, ठीक है जी। फोर्थ नंबर पे आएगा कंप्लीट सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये म्योसिस की कुछ स्टेज दी हैं, इनको आपको सिक्वेंशियली अरेंज करना है। ये मैंने आपको बता दिया। पहले नंबर पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दूसरे नंबर पे क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, तीसरे नंबर पे लाइनिंग अप ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम ऑन इक्वेटर, और फोर्थ नंबर पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। तो आप इनको अरेंज कर लीजिएगा और अरेंज करने के बाद जो आपका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 107 में थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट म्योसिस इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट म्योसिस के लिए फॉल्स है, यानी कि म्योसिस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है? तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, हैप्लॉइड सेल्स कैन नॉट डिवाइड म्योटिकली। हैप्लॉइड सेल्स कैन नॉट डिवाइड म्योटिकली, राइट, बिल्कुल सही है जी। ये कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है आपको ये बताना है। तो ये सही स्टेटमेंट है, हैप्लॉइड सेल म्योटिकली नहीं माइटोटिकली डिवाइड होती है। म्योसिस 2 जो है एक तरीके से माइटोसिस प्रोसेस के सिमिलर होता है, उसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है म्योसिस 2 में। तो हैप्लॉइड सेल्स कैन नॉट डिवाइड म्योटिकली, सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, ये भी सही है। थर्ड पढ़िए, असॉर्टमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट ड्यूरिंग मेटाफेज 1 इज इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़िए, ऑफ द 4 सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय म्योसिस नॉन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। बेटा ये जितनी भी सेल्स होती हैं म्योसिस में, ठीक है, टू द पेरेंट सेल बट 2 आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसमें जितनी भी सेल्स होती हैं म्योसिस के दौरान जो भी सेल्स बन के आती है, इज दैट क्लियर, वो एज इट इज नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट बोला है कि 2 आइडेंटिकल है और 2 नॉन आइडेंटिकल है। सारी जो है एक दूसरे से तो आइडेंटिकल होती है, लेकिन पेरेंट्स से एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, वो मतलब पेरेंट्स के एग्जैक्ट उसमें वेरिएशन आ जाता है क्योंकि रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस होता है ना, तो आइडेंटिकल नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 108 का फोर्थ आंसर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 पे आइए, ये आपको दिया CH3 CH2 की होल्ड 16 एंड COH। ये किसका फॉर्मूला है ये आपको बताना है, स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला है, लिखिएगा इसको, स्टीरिक एसिड। तो 109 में सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, इमैस्कुलेशन ऑफ फ्लावर इज डन व्हेन स्टेमन आर इमेच्योर। जब स्टेमन्स इमेच्योर होते हैं तब इमैस्कुलेशन किया जाता है। अगर स्टेमन मेच्योर होंगे तब इमैस्कुलेशन कर दिया जाएगा, तो कंटेमिनेशन होने के चांसेस रह जाते हैं। तो इमैस्कुलेशन का जो पर्पज है करने का, वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को आप कब रोक पाएंगे, जब आप उसके मेच्योर होने से पहले, स्टेमन के मेच्योर होने से पहले ही वहां से स्टेमन को रिमूव कर देंगे। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेमन ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन दैट यू कॉल्ड इमैस्कुलेशन। और उसको किस लिए रिमूव किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए इसको जो है रिमूव किया जाता है। तो उसके मेच्योर होने से पहले उसको रिमूव किया जाएगा, यानी कि जब स्टेमन इमेच्योर है। तो 110 में सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, स्टेमन्स आर इमेच्योर। जब स्टेमन्स जो है इमेच्योर होते हैं तब इमैस्कुलेशन परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 पे आइए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते टाइम 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब भी बनेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव कर जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन होता है। तो 111 में फर्स्ट आंसर विल बी द राइट आंसर, यानी कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन। ये क्या है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 112 देखिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर एंजाइम्स। यहाँ पे
4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, ये चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं और चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन पढ़िए, एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम जो है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच पे काम करते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड नैरो रेंज ऑफ पीएच पे काम करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्लाइंस बिलो द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है ऑप्टिमम लेवल टेम्परेचर हो, उससे कम हो टेम्परेचर, ऑप्टिमम लेवल से टेम्परेचर कम होगा तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज अबव द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर ऑप्टिमम वैल्यू से ज्यादा हो या टेम्परेचर ऑप्टिमम वैल्यू से कम हो, दोनों ही केस में एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज किसी में नहीं होती। तो यहां पे जो स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहां पे थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट हमने बता दिया आपको, थर्ड है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 112 का फोर्थ स्टेटमेंट भी एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल टू द सबस्ट्रेट, बिल्कुल सही, इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, सो इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, बिल्कुल सही है। अगर कोई भी इनहिबिटर सबस्ट्रेट से बिल्कुल रिजेंबल होता है और वो जो है फाइट करता है एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए, किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, तो उसे आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहां पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे इनकरेक्ट है, यानी कि यहां पे 112 क्वेश्चन नंबर 112 में थर्ड स्टेटमेंट यानी कि वो इनकरेक्ट है और वही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, ड्यूरिंग गटेशन वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ। गटेशन के टाइम पे वाटर जो है लॉस हो जाता है किस फॉर्म में? देखिए गटेशन क्या है, गटेशन में क्या होता है कि जो वाटर लॉस होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, स्क्वीजिंग आउट हो जाता है वाटर लीफ से, राइट। आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे जब ह्यूमिडिटी जो है ज्यादा होती है तो उस टाइम पे देखना आप कि वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको लीफ सरफेस पे दिखाई देंगी। वो एग्जैक्टली जो वाटर लॉस होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो स्टोमेटा से नहीं होता, ठीक है, वो दूसरे पोर से होता है, इनको आप हाइडेथोड्स कहते हैं, हाइडेथोड्स कहते हैं, वहां से वाटर लॉस होता है। उसमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस होते हैं, वो प्योर वाटर नहीं होता है। ट्रांसपायरेशन वाटर जो होता है वो ऑलमोस्ट प्योर वाटर होता है, लेकिन गटेशन में जो निकलने वाला वाटर लॉस है वो प्योर नहीं होता है, उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों टाइप के सब्सटेंस होते हैं और डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं। तो याद रहे, तो 113 का फोर्थ आंसर आएगा इस हिसाब से देखा जाए तो, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो यहां पे 113 क्वेश्चन नंबर 113 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 पे आइए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? पहला स्टेटमेंट पढ़िए, यूजेज एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाईली सिलेक्टिव, इज कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप पढ़ के देखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी भी इस्तेमाल होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाईली सिलेक्टिव भी होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट उन प्रोटीन से होता है, उन प्रोटीन्स के थ्रू होता है जो मेम्ब्रेन में लाई करते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, और ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो 114 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 पे आइए, Which technique can be used to separation of leaf pigment? लीफ पिगमेंट को सेपरेशन करने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक टेक्निक होती है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। स्कूल लेवल पे भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है जिसको आप पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कॉलेज लेवल पे भी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, लीव्स को लेते हैं, ग्राइंड करते हैं और ग्राइंड करने के बाद उस लीफ को ग्राइंड करने के बाद उसको अच्छे से उसका सॉल्यूशन बना के, पेपर क्रोमेटोग्राफी एक एक्सपेरिमेंट है जिससे कि लीफ के पिगमेंट को सेपरेट करके देखा जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे मेथड आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 115 115 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, हाउ मेनी NADPH मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 सुक्रोज इन केल्विन साइकिल। इसने बोला है कि केल्विन साइकिल में कितने NADPH मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मतलब यूज होंगे, सॉरी बनेंगे नहीं, यूज होंगे एक सुक्रोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। भाई आपको पता होना चाहिए, याद रहे, एक केल्विन साइकिल में कितने NADPH चाहिए होते हैं? देयर आर 2 NADPH रिक्वायर्ड इन 1 केल्विन साइकिल। एक केल्विन साइकिल में 2 NADPH चाहिए होते हैं। आप पढ़ना C3 साइकिल, केल्विन साइकिल,
एक केल्विन साइकिल में 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं। रिडक्शन प्रोसेस जो होता है ना, रिडक्शन प्रोसेस केल्विन साइकिल में एक प्रोसेस होता है रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन प्रोसेस में एक केल्विन साइकिल में 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं। और एक केल्विन साइकिल में यहाँ पे 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितनी केल्विन साइकिल चाहिए होती है? 6 केल्विन साइकिल चाहिए होती है। ठीक है, अगर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 6 केल्विन चाहिए तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लिए कितने NADPH चाहिए? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 12 NADPH चाहिए। आपको पता है एक सुक्रोज मॉलिक्यूल में, याद रहे, यू नो वेरी वेल, एक सुक्रोज मॉलिक्यूल में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 12 NADPH चाहिए, तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए 2 × 12 NADPH। आप जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 NADPH को, तो यू विल गेट द आंसर 24 NADPH। तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 24 NADPH, वो आएगा 24 NADPH। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 116 में 24 NADPH आंसर आएगा, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो यहाँ पे 116 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 117 पे आइए। द फंक्शन ऑफ हेक्सोकाइनेज इज, हेक्सोकाइनेज का फंक्शन क्या होता है? जहां पे भी काइनेज लग जाता है, देखिए याद रहे, जहां पे भी किसी एंजाइम के साथ काइनेज लग जाता है उसका मतलब ये है कि वो फॉस्फोराइलेशन कर रहा है। हेक्सोकाइनेज मतलब इसका संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए इसका। भाई संधि विच्छेद तो पता होगा ना आपको। हेक्सोकाइनेज देखिए, हेक्सोज मतलब ग्लूकोज और काइनेज वो एंजाइम होता है जो कि फॉस्फोराइलेशन को परफॉर्म करता है। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो इस्तेमाल होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, और वो ग्लूकोज को का फॉस्फोराइलेशन कर देता है, ग्लूकोज में फॉस्फेट को ऐड कर देता है। द फंक्शन ऑफ हेक्सोकाइनेज इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज और फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर। तो क्वेश्चन नंबर 117 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, यहां पे आपको बताने हैं रीड द अबव गिवन ऑल द स्टेटमेंट A to D एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एंजाइम फॉर द ग्लाइकोलाइसिस आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है जी। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करता है। अगर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करता है, इट मींस व्हाट? इट मींस ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स भी साइटोप्लाज्म में ही होंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी स्टेटमेंट देखते हैं। एंजाइम्स फॉर द एनारोबिक रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है जी। एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, राइट, उसके एंजाइम्स भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जनरली जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं है, तो उसके जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो साइटोप्लाज्म में ही होंगे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो बी स्टेटमेंट भी सही है। सी स्टेटमेंट पढ़िए। एंजाइम्स फॉर द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, बिल्कुल गलत है। लैक्टिक एसिड जो बनता है वो एनिमल सेल्स में बनता है या बैक्टीरियल सेल्स में बनता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया या एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं, प्लांट सेल में लैक्टिक एसिड नहीं बनता। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो ये स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। डी स्टेटमेंट देखिए, एंजाइम्स फॉर द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो एनिमल सेल्स में होते हैं। अल्कोहल एनिमल्स नहीं बना सकते हैं, ये आपके पास टेंडेंसी नहीं है। हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन बीइंग अल्कोहल नहीं बनाता है। अल्कोहल के लिए आप किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? जो लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रंकर होते हैं, अल्कोहल पीते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ईस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ईस्ट के अंदर ये टेंडेंसी होती है, फंजाई के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अल्कोहल बना सकता है। तो ईस्ट जो है एक फंजाई की क्लास में आता है ना, तो वो जो है उसमें टेंडेंसी है भाई, किंगडम फंजाई में आता है ईस्ट, और उसमें टेंडेंसी होती है कि वो अल्कोहल बना देता है। एनिमल्स में अल्कोहल बनाने का कोई रोल नहीं है। तो सी और डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से देखिए ए और बी करेक्ट और सी एंड डी इनकरेक्ट। ये ऐसा ऑप्शन किसमें दिया है? सेकंड ऑप्शन दिया है। ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि सी और डी इनकरेक्ट है, ए और बी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 118 में सेकंड ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, यूका इज पॉलिनेटेड बाय। यूका एक प्लांट है। यूका जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाता है एक मोथ के साथ, जिसको आप बोलते हैं प्रोनुबा मोथ।
तो प्रोनुबा मोथ जो है यूका प्लांट के अंदर अंडे देता है, ले दी एग्स, और यूका प्लांट को पॉलिनेशन अचीव करा देता है, और यूका प्लांट उसको प्लेस दे देता है, जगह दे देता है अंडे देने के लिए, उसको अंडे को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एग्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। किसके एग्स को? प्रोनुबा मोथ। तो प्रोनुबा मोथ किस में आता है? इंसेक्ट में आता है। तो यूका जो प्लांट है वो पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। तो यूका प्लांट किससे पॉलिनेटेड होता है? इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होता है बेटा यूका प्लांट। तो याद रहे। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस व्हाट वुड यू विल कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड। भाई प्लांट्स में अगर कई बार फ्लावरिंग हो रही है तो एक पीरियड के बाद फ्लावरिंग होती रहती है, सीजनली फ्लावरिंग होती रहती है, तो उसके बीच का फ्लावरिंग पीरियड के बीच के जो पीरियड है उस पीरियड को आप कहेंगे मेच्योर। आर यू गेटिंग और नॉट? प्लांट मेच्योर होता है तभी फ्लावरिंग करता है, ठीक है, समझ आया। और प्लांट जिस पीरियड में फ्लावरिंग करता है उसको उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड कहते हैं, और उन दोनों पीरियड के बीच में जो पीरियड होगा प्लांट का उसे आप मेच्योर पीरियड कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 120 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 पे आ जाइए। इन एंजियोस्पर्म्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। सही है। दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर बाय विच प्रोसेस इज अचीव्ड। ठीक है बेटा, एंजियोस्पर्म जो है वो मेल और फीमेल गैमेट एंजियोस्पर्म में नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन उन दोनों नॉन मोटाइल गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन करना है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन को अचीव करने के लिए हमें एक प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है जिसको आप अच्छे जानते हैं, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है या फीमेल गैमेट है, एग सेल, वो भी स्टेशनरी होता है, नॉन मोटाइल होता है, पॉलन ग्रेन भी नॉन मोटाइल होते हैं। तो दोनों नॉन मोटाइल गैमेट होंगे तो वहां पे हमें एक प्रोसेस को अचीव करने के लिए, फर्टिलाइजेशन को अचीव करने के लिए वी नीड ऑफ पॉलिनेशन। इज दैट क्लियर? और पॉलिनेशन कई टाइप के होते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे 121 का बाय पॉलिनेशन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 122 पे आ जाइए। The phenomenon in which embryo is directly developed from any cell of embryo sac other than egg is called apogamy। भाई other than egg, अगर कोई भी एम्ब्रियो की सेल, एम्ब्रियो सैक की सेल यंग वंस में यानी कि एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है। इसने बोला द phenomenon in which embryo is directly developed from any cell of embryo sac other than egg cell। भाई एम्ब्रियो सैक जो होता है, जिसको आप फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, अगर उसकी कोई भी सेल एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के, एक्सेप्ट एग सेल, उसे आप एपोगैमी कहते हैं। एपो मतलब विदाउट, गैमे मतलब गैमिट, यानी कि वहां पे गैमिट का कोई रोल नहीं है। एग सेल क्या होती है? गैमिट होती है। इज दैट क्लियर? तो एग सेल के अलावा कोई भी सेल एम्ब्रियो बना दे तो वो एपोगैमी हो जाएगा, विदाउट गैमिट। एपो मीन्स विदाउट और गैमी मीन्स गैमिट। तो यहाँ पे एपोगैमी विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 122। 122 का सेकेंड आंसर करेक्ट आएगा। Question number 123, which one of the following defects in man is due to sex linked inheritance? ठीक है, इसमें से कौन सा डिफेक्ट है इन मैन जो कि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है? कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक इनहेरिटेंस है। ठीक है, मैन को होता है कलर ब्लाइंडनेस, फीमेल को भी हो सकता है, बट मैन को भी होता है कलर ब्लाइंडनेस। सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स लिंक्ड है। एक्स क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, कलर ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए। इन मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन केस ऑफ बॉडी कलर एंड आई कलर? ठीक है, बॉडी कलर और आई कलर के रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज कितनी होगी मॉर्गन एक्सपेरिमेंट में? तो आंसर आएगा 1.3%। भाई देखना आप, ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, लिंकेज वाला टॉपिक पढ़ना, तो उसमें देखना व्हाइट आइड एंड येलो बॉडी ये सब दिया हो ना, तो उसमें देखना व्हाइट आइड येलो बॉडी की जो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज है वो 1.7% दी हुई है। तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, 1.3% दी हुई है, तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो 1.3% कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 124 में सेकंड ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए। द पॉइंट म्यूटेशन A2G, C2T और C2G एंड T2A, ये लास्ट वाले एफएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से पूछ लिया है, मैं फिर से बता देता हूँ। भाई A2G पॉइंट म्यूटेशन कौन से टाइप का? पॉइंट म्यूटेशन पहले तो ये बता दो, दो टाइप के होते हैं, एक ट्रांजिशन और दूसरा ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होता है? अगर प्यूरिन में बदल जाता है, पायरिमिडिन में रिप्लेस हो जाता है, ट्रांजिशन म्यूटेशन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन अगर प्यूरिन पायरिमिडिन में रिप्लेस होता है और पायरिमिडिन प्यूरिन में रिप्लेस होता है तो वो ट्रांसवर्जन है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे यही बताना, देखो A2G
एडेनोसिन जी यानी कि ग्वाइनोसिन में, ए जी यानी कि दोनों क्या है, प्यूरिन 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 में रिप्लेस हो रहा है भाई। अगर प्यूरिन प्यूरिन में रिप्लेस हुआ तो ये ट्रांजिशन, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे C2T, C2T यानी कि दोनों पायरिमिडिन है, पायरिमिडिन पायरिमिडिन में रिप्लेस हो रहा है भाई। और अगर पायरिमिडिन पायरिमिडिन में रिप्लेस होगा तो ट्रांजिशन है। इसके बाद C2G, C क्या है यहाँ पे, पायरिमिडिन है, और G क्या है यहाँ पे, प्यूरिन है। पायरिमिडिन प्यूरिन में बदल रहा है, ये क्या हुआ भाई, ये ट्रांसवर्जन हो गया, ठीक है। और भाई T2A, T क्या है भाई यहाँ पे, पायरिमिडिन है, A क्या है, प्यूरिन है, तो पायरिमिडिन प्यूरिन में बदल रहा है, तो ये भी ट्रांसवर्जन हुआ। तो ये सेम क्वेश्चन है, पिछले FST में भी पूछा गया था, ठीक है जी। तो लिख लीजिए ट्रांजिशन ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन एंड ट्रांसवर्जन। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन आएगा राइट, वो कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। पहला ट्रांजिशन, दूसरा ट्रांजिशन, तीसरा ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन और चौथा ट्रांसवर्जन रेस्पेक्टिवली, समझ आया। तो यहाँ पे 125 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, A + G = C + T इज एप्लीकेबल टू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है उसमें प्यूरिन और पायरिमिडिन का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, यानी कि प्यूरिन A + G क्या है, प्यूरिन = C + T पायरिमिडिन। प्यूरिन के नंबर पायरिमिडिन के नंबर के बराबर होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल में, इसको चेरगोफ रूल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए आएगा, तो 126 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड बाय मॉलिक्यूल टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। इसमें से कौन से क्राइटेरिया फुलफिल किए जाते हैं जेनेटिक मटेरियल के लिए। पहला पढ़िए, इट शुड बी एबल टू रिप्लिकेट, बिल्कुल सही जी। एक जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होता है, ये कंपलसरी है। जो जेनेटिक मटेरियल नहीं उसका रेप्लिकेशन नहीं। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। भाई स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। जो अनस्टेबल हो जाए वो जेनेटिक मटेरियल का मतलब ही नहीं जानता है। जेनेटिक मटेरियल तो हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, इट शुड बी एबल टू अंडरगो स्लो म्यूटेशन। ये स्लो म्यूटेशन करता है, जो फास्ट म्यूटेशन करे वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। भाई जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और अगर वो जल्दी जल्दी म्यूटेट होगा तो इन्फॉर्मेशन स्टोर कहाँ हो पाएगी, वो तो इन्फॉर्मेशन बदल जाएगी ना। तो इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन बदलती है आरएनए में, ठीक है, डीएनए में नहीं बदलती है। आरएनए में फास्ट म्यूटेशन होता है, डीएनए एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि स्लो म्यूटेशन को शो करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथी स्टेटमेंट पढ़िए, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, बिल्कुल सही है। भाई अगर जेनेटिक मटेरियल है तो उसको एक्सप्रेस होना ही है, वो एक्सप्रेस होने के लिए बना है। वो अपनी इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करता है, वो किसी प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता है थ्रू आरएनए। आपने पढ़ा होगा सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है ना, जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। तो इन्फॉर्मेशन को पास करने का काम करता है, यानी कि मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करने का काम करता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चारों ही स्टेटमेंट सही है। अब चारों ही स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। चारों स्टेटमेंट दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पूछा है कि कौन सी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो ये चारों करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 पे आइए, विच स्टेप इज नॉट करेक्ट इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसने पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए करेक्ट नहीं है, ये बता दीजिए। पहला स्टेप पढ़िए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करोगे तो आइसोलेशन तो करोगे ना भाई, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। भाई इसमें डीएनए लाइगेज का कोई रोल नहीं है। हमें डीएनए को अगर डाइजेशन करा देना है, डीएनए को डाइजेस्ट करा दिया तो भाई क्या होगा, और डीएनए का डाइजेशन डीएनए लाइगेज थोड़ी करता है, ठीक है। डीएनए लाइगेज का कोई रोल नहीं है भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, वो मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए लाइगेज का कोई रोल नहीं है। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। इसने ये बोला कि कौन सा करेक्ट नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, तो आंख मूंद के सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 128। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, बिल्कुल सही है। भाई आप वीएनटीआर काउंट कर रहे हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ठीक है। जो रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड्स है, वीएनटीआर जिनको बोलते हैं, मिनी सैटेलाइट्स बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट बोलते हैं, तो वीएनटीआर को आप काउंट कर रहे हैं, तो उसके लिए भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो इस्तेमाल करोगे ना आप, डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए, वो टेक्निक इसमें इस्तेमाल होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़िए, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब्स।
वीएनटीआर प्रोब्स का हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। बिना हाइब्रिडाइजेशन के आप डीएनए को देख ही नहीं पाएंगे। हाइब्रिड बनाना बहुत जरूरी होता है, रेडियो एक्टिव टैग करना पड़ता है, उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, तभी आप डीएनए को देख पाते हैं, वीएनटीआर को देख पाते हैं, नहीं तो वीएनटीआर को देख ही नहीं पाएंगे आप। तो ये भी सही है। तो इसने बोला कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, जो कि करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, पूसा स्वर्णिम वैरायटी ऑफ ब्रेसिका इज रेजिस्टेंस टू विच डिजीज। पूसा स्वर्णिम वैरायटी, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का प्लांट ब्रीडिंग वाले टॉपिक से है ये। और ये इसने बोला कि पूसा स्वर्णिम ब्रेसिका की वैरायटी है, बिल्कुल सही है जी, ब्रेसिका की वैरायटी है। लेकिन कौन सी बीमारी के लिए? ये है व्हाइट रस्ट के लिए। दिस इज रेजिस्टेंट टू व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है पूसा स्वर्णिम। तो याद रहे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 129 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी कि व्हाइट रस्ट। क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाइए, सोमा क्लोनल वेरिएशंस आर। जो सोमा क्लोनल वेरिएशंस है वो किसमें होती है? भाई सोमा क्लोन जो बनते हैं वो किसमें बनते हैं? टिश्यू कल्चर। आप टिश्यू कल्चर पढ़ना, सोमा क्लोन बनते हैं उसमें, जो माइक्रो प्रोपेगेशन होता है उसमें, यानी कि जो प्लांटलेट्स बनते हैं वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होती है। लेकिन अगर वेरिएशन डेवलप हो जाए तो सोमा क्लोनल वेरिएशन कहेंगे। और सोमा क्लोनल, अगर सोमा क्लोनल प्रोपेगेशन है या सोमा क्लोन जो है टिश्यू कल्चर में बन रहा है, तो सोमा क्लोनल वेरिएशन भी टिश्यू कल्चर में आएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए, आप चारों स्टेटमेंट को पढ़ेगा, थर्ड स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर, वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। ठीक है, सो द वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, सो द वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, दैट इज कॉल्ड सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो यहाँ पे 130 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रिक्वायर्स। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या रिक्वायर्ड होती है? ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में रिक्वायर्ड क्या होता है ये आपको बताना है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, बिल्कुल सही है जी। टैक पॉलीमरेज आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया से डीएनए पॉलीमरेज निकाला जाता है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे स्टेबल है। नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो एक्सटेंशन प्रोसेस होता है, भाई आपने पीसीआर पढ़ा होगा ना, उसमें डीनेचुरेशन करते हैं, एनिलिंग करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, तो वहाँ पे एक्सटेंशन लगभग 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे किया जाता है। क्या इतने टेम्परेचर पे आपका डीएनए पॉलीमरेज स्टेबल रहेगा? क्या नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी का इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता 72 डिग्री सेल्सियस। तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म से डीएनए पॉलीमरेज निकालते हैं जो कि इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, तो उसका डीएनए पॉलीमरेज भी हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होगा। तो ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है वो है थर्मोस्टेबल, एक बैक्टीरिया है जो कि थर्मस एक्विटिकस है, उससे निकाला जाता है डीएनए पॉलीमरेज, दैट्स वाई कॉल्ड टैक पॉलीमरेज। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जी, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, डीएनए लाइगेज चाहिए। डीएनए लाइगेज, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, प्राइमेज भी नहीं होगा, तो यहाँ पे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 का फर्स्ट ऑप्शन विल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 पे आइए, विच इज करेक्टली मैच्ड। आपको करेक्टली मैच करना है, तो मैच कर दीजिए, पहले ही है सही मैच, बाकी सब इनकरेक्ट है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया है प्लांट्स में, तो ये फर्स्ट मैच वाला करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। PBr322 एंजाइम नहीं है भाई, प्लाज्मिड है। थर्मस एक्विटिकस क्या है? वो बैक्टीरिया है। लाइगेज क्या है? लाइगेज मॉलिक्यूलर सीजर नहीं होता, लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू होता है, चिपकाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 133 पे आइए, बायोगैस इज, बायोगैस की कंपोजिशन में कौन कौन सी गैस होती है? CO2 होती है, हाइड्रोजन होती है, मीथेन होती है। मेजर तो मीथेन होती है, बाकी CO2 और हाइड्रोजन भी होती है बायोगैस में। जो बायोगैस प्लांट बनाते हैं ना, तो बायोगैस प्लांट में CO2 और हाइड्रोजन जैसे गैसेज भी बनती है, लेकिन यहाँ पे मीथेन जो है वो मेजर कंपोजिशन में होती है। तो बायोगैस इज सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 पे आइए भाई, ध्यान दीजिए, विच प्लांट ब्रीडिंग स्टेप इज क्रूशियल टू द सक्सेस of breeding objective and requires careful scientific evaluation of the progeny। इसने बोला है कि इसमें से कौन सा प्लांट ब्रीडिंग का स्टेप बहुत ही ज़रूरी है सक्सेसफुल प्लांट ब्रीडिंग के लिए, ये बता दीजिए। फर्स्ट आंसर आएगा, देखिए, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। भाई प्लांट ब्रीडिंग का जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो ये होता है कि आपको अपनी डिज़ायर के हिसाब से कैरेक्टर डेवलप कराने हैं। आपको डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट भी चाहिए जी, ठीक है, जो जिसमें जो जनरली डिजीज से सेंसिटिव ना हो, इन्फेक्शन फ्री हो। डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट भी चाहिए आपको, और दूसरा उसकी आपको हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू भी चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टर एक ही प्लांट में मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू प्लांट के साथ क्रॉस करा के देखिए, तो दोनों कंबाइंड कैरेक्टर आ जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट आ जाएंगे। बट ये भी कंपलसरी नहीं कि आपकी डिजायर के हिसाब से कैरेक्टर आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। आपको ना क्या, ये प्लांट ब्रीडिंग परफॉर्म करते टाइम ना बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट्स बनाने पड़ते हैं, एक आध रिकॉम्बिनेंट से काम नहीं चलता है
है ना। बहुत सारे आपको पेरेंट्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं, सुपीरियर पेरेंट्स, उनमें आपको जो है बहुत सारे क्रॉस कराने पड़ते हैं, तो बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट आ जाते हैं। अब उन रिकॉम्बिनेंट में भी आपको देखना सबसे बढ़िया वाला कौन सा है, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। तो ये प्रोसेस बहुत ही क्रूशियल स्टेप है एज कम्पेयर टू अदर स्टेप्स। बाकी सारे स्टेप्स भी क्रूशियल है, बट अगर चारों बाकी सारे स्टेप दिए हो और ये स्टेप दिया है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही आएगा ना आपका, कि सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करना है। गलती से आपने ऐसा रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट कर लिया जिसमें आपकी डिजायर के हिसाब से कैरेक्टर नहीं आ रहे, या फिर उसको आप ग्रो ही नहीं करा पा रहे, तो क्या मतलब है ऐसे रिकॉम्बिनेंट का। तो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट जो करेंगे आप, वो एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, उसके बिना तो कोई प्रोसेस सक्सेसफुल होगा ही नहीं प्लांट ब्रीडिंग का। तो आंख मूंद के फर्स्ट ऑप्शन लगा दीजिए इसमें आंसर। बाकी भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रूशियल यही है। याद रहे क्वेश्चन नंबर 134 में फर्स्ट आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, विच ऑर्गेनिजम्स यूज आरएनए इंटरफेरेंस एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। किन ऑर्गेनिज्म में आरएनए इंटरफेरेंस मेथड इस्तेमाल होता है एज ए सेलुलर डिफेंस। तो भाई वो होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल किया जाता है एज ए सेलुलर डिफेंस। प्रोकैरियोटिक में ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि यूकैरियोट्स में इस्तेमाल किया जाता है एज ए सेलुलर डिफेंस। आपने पढ़ा भी होगा आरएनए इंटरफेरेंस, राइट। तो आरएनए इंटरफेरेंस सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए बना, प्रोकैरियोटिक के लिए नहीं बना। तो आंख मूंद के लगा लीजिए 135 का फर्स्ट ऑप्शन, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, लिसन केयरफुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। इसमें बताना है कि कौन कौन से सही है, ये बताना है जी। पहला देखिए ऑप्शन पढ़िए, बायोवार इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स अगेंस्ट ह्यूमन और देयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जी। बायोवार जो है वो क्या है, बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करना, यानी कि ऐसे बायोलॉजिकल सोर्सेज का इस्तेमाल करना जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए या उनकी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है। तो एट द एंड अल्टीमेट एम क्या हो गया बायोवार में, ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचाना है, उसकी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाना है, उसके एनिमल्स को नुकसान पहुंचाना है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बायोपायरेसी इज द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज फॉर कॉमर्शियल बेनिफिट। बिल्कुल सही है। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी होती हैं वो बायो पायरेसी करती है, यानी कि वो ट्रेडिशनल नॉलेज को या बायो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लेती है किसी भी कंट्री का बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के लिए, बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के, या फिर बिना कंपनसेटरी अमाउंट के लिए, या बिना वहाँ की गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए। आर यू गेटिंग नोट, जिसको आप बायो पायरेसी कहते हैं। बायो मतलब होता है बायो और पायरेसी मतलब होता है लूट, पायरेट। आपने पढ़ा होगा ना, कैरेबियन ऑफ पायरेट्स, पायरेट मतलब लुटेरे। तो बायो पायरेसी मतलब बायो रिसोर्सेज का इस तरीके से बिना ऑथराइजेशन के, बिना कंपनसेटरी अमाउंट के और बिना गवर्नमेंट का अप्रूवल लिए इस्तेमाल करना ही बायो पायरेसी है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, बायो पेटेंट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ अदर नेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये बायो पायरेसी के लिए है, बायो पेटेंट के लिए नहीं है। बायो पेटेंट में क्या होता है कि बायो पेटेंट वो मतलब एक राइट दिया जाता है किसी इन्वेंटर को, जो कोई एक नई रिसर्च करता है या एक नया बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तैयार करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से या बायोटेक्नोलॉजी से, तो उसके लिए बायो पेटेंट होता है। ये तो बायो पेटेंट एक तरह का राइट होता है। इज दैट क्लियर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो सही स्टेटमेंट बतानी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है। इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 136 का। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, एंडेमिक प्लांट्स आर दोज विच आर। एंडेमिक प्लांट्स किसे कहते हैं? एंडेमिक प्लांट जो होते हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि वो सर्टेन एरिया में पाए जाते हैं, उसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। एंडेमिक प्लांट्स बोलते हैं, या एंडेमिक स्पीसीज भी कहा जाता है। एनिमल्स भी एंडेमिक हो सकते हैं। वो ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जो कि एरिया उन्हीं के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, उसी एरिया में पाए जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो दिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एरिया। 137 का सेकंड ऑप्शन आएगा, रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एरिया। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। म्यूचुअलिज्म में स्पीसीज ए स्पीसीज बी दोनों में प्लस मार्क साइन दिया है, बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। सेकंड ऑप्शन देखिए, प्रेडेशन में एक प्लस एक माइनस है। हाँ जी, एक का नुकसान होता है, एक का फायदा होता है, एक को खाना मिल रहा है और दूसरा जो है जान से जा रहा है। तो ये एक में प्लस एक में माइनस सही है। कॉमेंसलिज्म में एक न्यूट्रल होता है और दूसरा फायदे में होता है, ये भी सही है। एमेंसलिज्म में दोनों में माइनस साइन दिया है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। आपको गलत ही बताना है यहाँ पे कौन सा है। तो फोर्थ इज रॉन्ग।
क्योंकि अगर दोनों माइनस है, दोनों नुकसान में है, तो उसको कंपटीशन कहते हैं, उसको एमेंसिलिज्म नहीं कहते हैं। एमेंसिलिज्म में एक को नुकसान होता है और दूसरा न्यूट्रल रहता है, ये होता है एमेंसिलिज्म रिलेशन। तो यहाँ पे माइनस और जीरो आता तो ये एमेंसिलिज्म के लिए सही होता है, लेकिन गलत पूछा है तो ये गलत है। तो गलत पूछेगा तो यहाँ पे फोर्थ आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 138 में, फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम इन एन इकोसिस्टम नोन एज स्टैंडिंग स्टेट। एक होता है स्टैंडिंग क्रॉप्स। स्टैंडिंग क्रॉप्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में कितना बायोमास है। स्टैंडिंग स्टेट क्या है? स्टैंडिंग स्टेट यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना है एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे, से आप स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। 139 का सेकंड आएगा आंसर, यानी कि ये जो स्टेटमेंट पूरा दिया है स्टैंडिंग स्टेट का स्टेटमेंट है, तो आंसर विल बी स्टैंडिंग स्टेट, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 140 पे आ जाइए। ये यहाँ पे गिवन बिलो, ये एक पूरा फॉस्फोरस साइक्लिंग का एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का ये डायग्राम दिया हुआ है आपको, और आपको यहाँ पे फिल करना है। देखिए ऑप्शन ए में आएगा प्रोड्यूसर, फिल कीजिए, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा उसमें फिल कीजिए। ऑप्शन ए में प्रोड्यूसर, बी में कंज्यूमर आएगा, सी में डेट्रिटस आएगा और डी में आएगा डिकम्पोजिशन। तो ए में प्रोड्यूसर, बी में कंज्यूमर, सी में डेट्रिटस और डी में डिकम्पोजिशन। तो क्वेश्चन नंबर 140 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 पे आइए। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है जी। कॉलम 1 में सबसे पहले देखिए ए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल होता है यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड पावर प्लांट्स। तो ए को फोर्थ के साथ मैच कर लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का जो रोल है वो एयर पॉल्यूटेंट्स को कम करना है, पार्टिकुलेट मैटर्स को कम करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का ये रोल होता है। ये इंडस्ट्रीज जितनी भी होती हैं उनकी चिमनियों में, खासकर थर्मल पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इंडस्ट्रीज की चिमनियों में इनको लगा दिया जाता है, जिससे कि एयर पॉल्यूटेंट्स को कम से कम किया जा सके हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये रोल होता है। तो ए को आप फोर्थ से मैच कर लीजिए। बी पढ़ते हैं। ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मफलिंग जो है एक टेक्निक होती है जिसमें कि आप नॉइज पॉल्यूशन को कम करते हो। अगर कहीं पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा है या कहीं पे नॉइज पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा रोड साइड जब गाड़ियाँ चलती हैं हाईवे पे या कहीं भी सिटीज़ में, तो रोड साइड लोग पेड़ लगा देते हैं, या घरों के आसपास किसी सोसाइटी के आसपास बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं। उन पेड़ों का काम क्या होता है कि नॉइज पॉल्यूशन को कम से कम करता है। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं प्लांटिंग कर दी जाती है, प्लांटिंग से नॉइज पॉल्यूशन कम होता है। उसका जो पर्पज़ है नॉइज पॉल्यूशन को घटाना है। ग्रीन मफलिंग का मतलब है नॉइज पॉल्यूशन को कम करना है, ठीक है जी। तो ग्रीन मफलिंग को, मफलर को आप नॉइज पॉल्यूशन से मैच कीजिए। सी देखें, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है? इंसिनरेशन में जितना भी हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसके लिए इंसिनरेटर्स इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह की भट्टियाँ होती हैं कि जितना भी हॉस्पिटल वेस्ट हुआ है उसको जाके उन भट्टियों के अंदर डाल दिया इंसिनरेटर्स में, उसका पूरा ऐश बना दिया, पूरी राख बना दी उसने, ठीक है। तो इंसिनरेशन प्रोसेस बोलते हैं और हॉस्पिटल वेस्ट के लिए इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सी को आप 1 से मिला दीजिए। डी देखिए, कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर किस में इस्तेमाल होते हैं? ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होते हैं। जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेज होते हैं या अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जैसी गैसेज जो होती हैं, उनको लीस्ट हार्मफुल गैसेज में कन्वर्ट किया जाता है, उनको नॉर्मल गैसेज में कन्वर्ट किया जाता है। और ये कैटालाइटिक जो कन्वर्टर है ये साइलेंसर वगैरह के आसपास लगाए जाते हैं। किसमें? व्हीकल्स में लगाए जाते हैं, जिससे कि वहाँ से जो भी धुआं निकल रहा है उस धुएं में जितना भी हार्मफुल गैसेज हैं वो लीस्ट हार्मफुल गैसेज में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि जो मोर हार्मफुल गैसेज है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी हार्मफुल होती है उसको CO2 में कन्वर्ट कर देता है ना। तो इस तरीके से हार्मफुल गैसेज को लीस्ट हार्मफुल गैसेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कैटालाइटिक कन्वर्टर। और ये किस में इस्तेमाल किया था? ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो डी को सेकंड से मैच कर लीजिए। तो मैचिंग करने के बाद जो आपका करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 141 में, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 पे आ जाइए। एंडेमिज्म इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिटू स्ट्रेटेजी। इन सिटू, भाई कंजर्वेशन पढ़ा होगा आपने, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एक इन सिटू कंजर्वेशन होता है, दूसरा एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। अगर आप किसी भी एनिमल को, किसी भी वाइल्ड एनिमल को या किसी भी वाइल्ड प्लांट को या किसी भी स्पीसीज को उसके ओरिजिनल प्लेस पे, उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसे आप इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर उस वाइल्ड एनिमल को या वाइल्ड प्लांट को या कोई भी स्पीसीज को, राइट, जो कि एंडेंजर्ड है या मतलब ऐसे खतरे के निशान पे है, जो कि विलुप्त होने वाली प्रजाति है, उसको अंडर ह्यूमन केयर रखते हो तो वो एक्स सिटू कंजर्वेशन है। तो इन सिटू कंजर्वेशन में ये आएगा आपका हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट वो एरिया होते हैं जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होती है और जहाँ पे एंडेमिज्म ज़्यादा देखा जाता है। एंडेमिज्म का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जो कि
किसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। तो ऐसी स्पीसीज को कंजर्व करने का आपके पास एक ही तरीका है कि उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व कीजिए, वो हॉट स्पॉट एरिया है। ठीक है जी, तो हॉट स्पॉट से मैच कर लीजिए 142 में, फोर्थ ऑप्शन आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी कम्स फ्रॉम, बायोडाइवर्सिटी का जो थ्रेट्स है वो कहाँ से आता है ये बताना है। हैबिटेट लॉस से भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, पता है आपको। अगर जंगलों की कटाई की जाएगी तो क्या होते हैं, जंगल क्या है, नेचुरल प्लेसेस फॉर द वाइल्ड एनिमल्स, तो वो वाइल्ड एनिमल्स के एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, तो ये सही है। ओवर एक्सप्लोटेशन से भी होता है, इन्वेसिव एग्रीकल्चर से भी होता है। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वो कोई जंगल को साफ करके तो करोगे ना एग्रीकल्चर आप, तो उसमें हैबिटेट लॉस तो होगा ही डायरेक्टली। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आएगा, ये तीनों ही स्टेटमेंट आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 143 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ HNO3 एंड H2SO4 इन एसिड रेन कंपोजिशन। HNO3 और H2SO4 नाइट्रिक एसिड यानी कि एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों का कितना रेशियो होता है एसिडिक रेन में, ये आपको बताना है। भाई नाइट्रिक एसिड होता है 30%, सल्फ्यूरिक एसिड होता है 70%, तो रेशियो कितना होगा, 3:7 हो गया। तो 3:7 कर लीजिए इसमें आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 144 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 पे आ जाइए, ए हायर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ रिवर इंडिकेट्स दैट, अगर रिवर के किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में बीओडी का लेवल बढ़ जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि जितना ज़्यादा बीओडी की डिमांड होगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा रिवर पॉल्यूटेड होगा, उस सेगमेंट में उतना रिवर ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा। द सेगमेंट इज हाईली पॉल्यूटेड, क्या होगा, द सेगमेंट इज हाईली पॉल्यूटेड, यानी कि 145 में सेकंड ऑप्शन से इसको आप मैच कर लीजिए, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 पे आइए, ए लेक नियर ए विलेज, एक गांव के पास एक लेक है, सफर्ड हैवी मोर्टेलिटी ऑफ फिश, जो कि फिश की मोर्टेलिटी से सफ़र कर रहा है, विद इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में फिश वहाँ पे मर जा रही हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रीजंस फॉर दिस, अब यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हैं और आपको बताना है कि कौन से रीजन करेक्ट है। पहला रीजन पढ़िए, लॉट्स ऑफ यूरिया एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स वर यूज इन द क्रॉप्स इन द विसिनिटी, मतलब लेक के पास जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है उसमें आप फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी सारा यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं या काफ़ी सारा आप फॉस्फेट फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये क्या है, यूरिया और फॉस्फेट, ये क्या है, यूरिया फॉस्फेट अगर लेक में डिजोल्व हो जाएंगे तो उसका वाटर जो है पॉल्यूटेड हो जाएगा और उस पॉल्यूटेड वाटर में एल्गल ब्लूम जैसे कंपोनेंट डेवलप होते हैं, और जहाँ पे एल्गल ब्लूम जैसे कंपोनेंट डेवलप हो जाते हैं या एक्वेटिक प्लांट ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं तो वहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो फिश की मोर्टिलिटी बढ़ेगी, यानी कि ये रीजन बिल्कुल सही दिया है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, द एरिया वाज स्प्रेड विद DDT बाय एन एयरक्राफ्ट, DDT का लेक को पॉल्यूटेड करने का कोई रोल नहीं है, लेक पॉल्यूटेड होता है DDT से नो डाउट, लेकिन फिश का मोर्टिलिटी, इतनी जल्दी फिश DDT से नहीं मरती है। DDT जनरली बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस में जाता है जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल के एनिमल्स को हार्मफुल इफेक्ट डालता है, इतनी जल्दी फ्यू डेज में तो नहीं मर जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, द लेक वाटर टर्न ग्रीन एंड स्टिंकी, ये बिल्कुल सही है जी। अगर पॉल्यूटेड वाटर होगा वो ग्रीन एंड स्टिंकी हो जाता है, याद रहे जितने भी पॉल्यूटेड आसपास के वाटर बॉडी आप देखना वो ग्रीन एंड स्टिंकी होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़िए, फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन इन द लेक डिक्लाइन इनिशियली, ठीक, देयर बाय ग्रेटली रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस विच वन ऑफ द वर टू मेन कॉज ऑफ फिश मोर्टिलिटी, बिल्कुल गलत है जी। अगर लेक में यूरिया या फॉस्फेट जैसे कंपोनेंट बढ़ेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे डिक्लाइन की बात कर रहा है, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गया। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे 146 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 147 पे आइए, पॉपुलेशन साइज मोर टेक्निकली इज डिजाइनेटेड एज पॉपुलेशन डेंसिटी, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस। यहाँ पे पॉपुलेशन का जो साइज है वो पॉपुलेशन डेंसिटी से आप पॉपुलेशन साइज बता सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होंगी ये आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, नॉट नेसेसरीली बाय मेजर्ड इन नंबर ओनली, राइट, इसको नंबर में मेजर तो कर सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेस में कितने नंबर हैं ये इस हिसाब से स्पेस के हिसाब से आप मेजर करते हैं। स्पेस को कंसिडर किया जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी में, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन ए गिवन स्पेस, एक गिवन स्पेस पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है या गिवन टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। कैन बी मेजर्ड एज बायोमास पर यूनिट एरिया वॉल्यूम, ये भी सही है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, ये भी सही है।
तो ए बी सी ये तीनों स्टेटमेंट सही है, पॉपुलेशन डेंसिटी के स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी पढ़ना, तीनों स्टेटमेंट दिए हैं एनसीईआरटी में। तो 147 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 पे आइए। कॉमन बाथ स्पंज इज यूज स्पॉन्जिया। यूज स्पॉन्जिया को कॉमन बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि यूज स्पॉन्जिया का इस्तेमाल किया जा सकता है बाथ स्पंज की तरह। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यूज स्पॉन्जिया कॉमन नेम है, कॉमन बाथ स्पंज बोला जाता है यूज स्पॉन्जिया को। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 148 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, इन विच एनिमल जेनाइटल डक्ट डाइजेस्टिव डक्ट जॉइन टू फॉर्म क्लोका। ये चार ऑप्शन दिए, चारों में से एस्केरिस सही है। टीनिया में ऐसा क्लोका नहीं होता, अर्थवोम में क्लोका नहीं होता, लोकस्ट में क्लोका नहीं होता, एस्केरिस में क्लोका होता है। जेनाइटल डक्ट डाइजेस्टिव डक्ट के साथ ज्वाइन होती है एस्केरिस में। एस्केरिस के बारे में पढ़ना, एस्केरिस की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना, एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है क्लोका प्रेजेंट होता है एस्केरिस में। तो इसका आंसर जो आएगा वो एस्केरिस आएगा, यानी कि जिसमें कि जेनाइटल डक्ट और डाइजेस्टिव डक्ट दोनों यूनाइट होती है, दोनों ज्वाइन होती है। तो 149 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 पे आ जाइए। कॉमन नेम ऑफ एनिमल्स आर गिवन, फाइंड मिसमैच। यहाँ पे एनिमल्स के कॉमन नेम दिए हैं, एनिमल्स के साथ साइंटिफिक नेम के साथ कॉमन नेम भी दिए हैं, और आपको ये बताना है कि मिसमैच कौन सा है। देखिए पहला, देखिए पहले में दिया है चिटोन, चिटोन सी मीका बिल्कुल सही है। डेंटेलियम टस्क सेल कहते हैं, बिल्कुल सही है। डोरिस सी लेमन कहते हैं। सेपिया डेविल फिश, डेविल फिश कहते हैं ऑक्टोपस को, सेपिया को कहते हैं कटल फिश। ये मिसमैच हो गया यहाँ पे, तो डी आएगा इसमें आंसर ना, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो 150 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 151। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है एंड चूज करेक्ट कॉम्बिनेशन, और करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है। कॉलम 1 में देखिए एप्टेरिक्स। एप्टेरिक्स किसका नाम है? एप्टेरिक्स जो साइंटिफिक नेम है वो कीवी का है, और कीवी क्या है? वो नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड है। तो ए को थर्ड के साथ मैच कर लीजिए। बी कैसोवेरी, कैसोवेरी एक बर्ड है जो कि ऑस्ट्रेलियन आइलैंड पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कैसोवेरी नाम का बर्ड। तो बर्ड, तो इसको आप फोर्थ से मैच कर लीजिए, फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। सी क्या है? स्ट्रूथियो। स्ट्रूथियो क्या है? अफ्रीकन ऑस्ट्रिच का नाम है स्ट्रूथियो, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है, बिल्कुल सही है। तो सी को आप 1 से मैच कर लीजिए, बी को आप 4th से मैच कर रहे थे, और ए को आप किससे मैच कर रहे थे? 3rd से मैच कर रहे थे। रिया, रिया जो है ये एक अमेरिकन ऑस्ट्रिच का नाम है, यानी कि डी को आप 2nd से मैच कर लीजिए। तो मैच करने के बाद जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर 3rd विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 152 पे आइए। एपिथेलियम फाउंड्स इन पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में? क्यूबोडल एपिथेलियम पाया जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड नेफ्रॉन में, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स वाले पार्ट में नेफ्रॉन के। पीसीटी में आपका जो है क्यूबोडल एपिथेलियम पाया जाता है, तो ब्रश बॉर्डर क्यूबोडल एपिथेलियम होता है ये। तो 152 का फर्स्ट मैच कर लीजिए, एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन है। 153 देखिए, ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन हार्ट में सारे टाइप के टिश्यू होते हैं, मस्कुलर होता है, एपिथेलियल होता है, नर्वस होता है, ऑल टाइप ऑफ टिश्यू, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। तो याद रहे 153 में फोर्थ आंसर विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए। इन कॉकरोच ड्यूरिंग नाइट मोजाइक विजन इज फॉर्म। कॉकरोच में रात के समय मोजाइक विजन बनता है, दिन के समय सुपर पोजिशन विजन बनता है, जबकि रात के समय सुपर पोजिशन विजन नहीं बनता। इसके लिए जो रीजन रिस्पॉन्सिबल है, फोर्थ स्टेटमेंट पढ़िए। आइरिस पिगमेंट सीथ डजंट हैव एबिलिटी टू श्रिंक इन नाइट। उनका जो आइरिस पिगमेंट होता है रात के टाइम श्रिंक नहीं हो पाता। अगर कॉकरोच का या इंसेक्ट का आइरिस श्रिंक नहीं होगा तो उसमें मोजैक विजन बनेगा, क्योंकि रात के टाइम लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है आइरिस को सिकुड़ जाना चाहिए, बट इनका आइरिस नहीं सिकुड़ता है, और अगर आइरिस नहीं सिकुड़ेगा तो क्या बनेगा? मोजैक विजन बनता है। इसका मोजैक विजन बनने का ये सबसे बड़ा रीजन है कि आइरिस पिगमेंट सीथ डजंट हैव एबिलिटी टू श्रिंक इन लाइट। तो उसमें एबिलिटी नहीं होती। जनरली हमारा जो आइरिस होता है वो श्रिंक हो जाता है, लेकिन इंसेक्ट्स का जो आइरिस होता है वो श्रिंक नहीं होता है, खासकर कॉकरोच का, बाकी एनिमल्स का हो सकता है। तो 154 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन लीवर फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट फूड सब्सटेंस इज टर्म एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट फूड सब्सटेंस से ग्लूकोज बनता है, ये प्रोसेस कहाँ टेक प्लेस करता है? लीवर में टेक प्लेस करता है। अगर किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज बनता है तो इसे आप ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं।
तो यहाँ पे 155 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, विटामिन के इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को बनाने के लिए ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है प्रोथ्रोम्बिन को बनाने के लिए। सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन में विटामिन के जो है अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे 156 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर दैट एंटर्स द लंग्स ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्टफुल ब्रीदिंग इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल और रेस्टफुल ब्रीदिंग के टाइम पे, नॉर्मल और रेस्टफुल ब्रीदिंग के टाइम पे जो अमाउंट ऑफ एयर है, ठीक है, वो इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, उसे आप टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। ये आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। 157 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 158 पे आ जाइए, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम विच सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। इसने पूछा है कि न्यूरल सिग्नल फ्रॉम विच सेंटर, ब्रेन में ऐसा कौन सा सेंटर होता है जो कि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को कम कर देता है। तो ब्रेन में ये जो सेंटर होता है इसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं और ये पोन्स में मौजूद होता है। तो पोन्स में एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, राइट, जो कि इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को घटा देता है बट ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है। ये अगर इंस्पायरेशन ड्यूरेशन कम होगी तो ब्रीदिंग रेट तो बढ़ेगा ना, आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे भाई। तो यहाँ पे 158 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 159 देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड, सही है, कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, ये भी सही है। सेकंड, लिम्फ इज एन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन, लिम्फ्स भी कैरी करता है भाई न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को, ये स्टेटमेंट भी सही है। लिम्फ हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, बिल्कुल सही है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा जैसा ही होता है लिम्फ में, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट पढ़िए, द फ्लूइड प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड द लिम्फ, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, राइट। फ्लूइड प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, इसको आप लिम्फ नहीं कहते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स इसको आप कहते हैं ब्लड, लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ मौजूद होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो 159 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160 पे आ जाइए, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, 4 स्टेटमेंट दी है, चारों को पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट पढ़िए, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल गलत। पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है वो कार्डियक आउटपुट को कम करता है, बॉडी की डिमांड के हिसाब से स्लो डाउन करता है जनरली बॉडी के फंक्शंस को, और अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है तो बॉडी के फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये काम करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्डियक आउटपुट को घटाने का काम करता है। सेकंड ऑप्शन पढ़िए, लव इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व्स, बिल्कुल गलत जी। भाई आपके हार्ट से 2 साउंड निकलते हैं, एक लव दूसरा डब, तो जो लव साउंड होता है वो निकलता है ड्यू टू क्लोजनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होती है तब लव साउंड निकलता है, लेकिन यहाँ पे सेमील्यूनर वॉल्व के क्लोज होने से लव साउंड प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ये डब साउंड प्रोड्यूस करता है इससे। तो ये गलत हो गया, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, एड्रेनल मेडुला हॉर्मोन्स कैन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। भाई एड्रेनल मेडुला ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो कि कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, तो एड्रेनल मेडुला के हार्मोन कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रही है, ये स्टेटमेंट दिया है इसने, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 160 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत होगी, देखते हैं पढ़ते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल गलत। थायरोक्सिन हार्मोन कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है सिनर्जिस्टिक हार्मोन होता है एड्रेनलिन के साथ। आर यू गेटिंग और नॉट? अगर सिनर्जिस्टिक होगा एड्रेनलिन के साथ तो एड्रेनलिन अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा तो ये भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा ना, लेकिन इसने घटाने की बात दे दी, ये स्टेटमेंट गलत दे दिया। तो 160 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन जीएफआर। इसमें से कौन सा जीएफआर मेंटेन करता है? जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो यहाँ पे वेस्टिबुलर अपरेटस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, JGA, राइट। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस में जेजी सेल्स होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं, वो सेल्स रेनिन निकालती है और रेनिन हेल्प करता है जीएफआर को मेंटेन करने में, जीएफआर को बढ़ाता है रेनिन, तो जीएफआर को कौन मेंटेन करेगा? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, यानी कि 161 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर एंजियोटेंसिन
सेकंड। यहाँ पे एंजियोस्टेंसिन 2 जो कि रास मैकेनिज्म में एक केमिकल है, एंजियोस्टेंसिन 2। रास मैकेनिज्म किसको बोलते हैं? रेनिन एंजियोस्टेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो वहां पे एक एंजियोस्टेंसिन 2 होता है। तो एंजियोस्टेंसिन 2 का कौन सा रोल है आपको ये बताना। फर्स्ट रोल पढ़ते हैं, इट इज स्ट्रॉन्ग वासोकंस्ट्रिक्टर। बिल्कुल सही जी, वासोकंस्ट्रिक्टर होता है, ब्लड प्रेशर को राइज करता है। इंक्रीज बीपी इन ग्लोमेरुलस, ये भी सही है। इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एंजियोस्टेंसिन 2 जीएफआर को भी बढ़ाता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 162 में फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसके हिसाब से वन ऑफ ऑल ऑफ दीज आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 163 पे आइए। स्केलेटल मसल्स आर फाउंड इन, स्केलेटल मसल्स किस में पाई जाती है भाई? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, ट्रैकिया, लंग्स, लैग, गॉल ब्लैडर। लैग्स में होगी ना स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो कि आपके स्केलेटल सिस्टम के साथ, जो कि आपकी बोन्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, उन्हें आप स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और बोन्स आपकी लेग्स में है, ना गॉल ब्लैडर में होती है बोन्स, ना लंग्स में बोन्स होती है, ना ट्रैकिया में होती है। तो लेग्स आएगा आंसर। तो 163 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ह्यूमन कैन शो सुपिनेशन एंड प्रोनेशन ऑफ पाम विद द हेल्प। बेटा ये देखो, देख रहे हो ये पाम है, अब ये यहां पे है बिल्कुल सीधा, ये इसे आप, अब मैंने पाम को उल्टा कर दिया, ये प्रोनेशन है। पाम को सीधा कर दिया, ये सुपिनेशन है। तो पाम को उल्टा सीधा कर रहे हैं हम, सीधा उल्टा सीधा उल्टा। तो इस ऐसे करना सुपिनेशन, ऐसे करना, ऐसे करना सुपिनेशन, और ऐसे करना प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन। तो ये जो काम कर रहा है, ये यहाँ पे हमारा एक बोन जॉइंट होता है जिसको आप रेडियो अल्ना जॉइंट बोलते हैं, जो कि पाइवट जॉइंट होता है। ये एक पाइवट जॉइंट है, रेडियो अल्ना जॉइंट। ये जो काम कर रहा है, सिर्फ हम इसकी बात करें, यहाँ पे इसकी मूवमेंट नहीं हो रही है। पाम को सुपिनेशन प्रोनेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियो अल्ना जॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, जो कि एक पाइवट जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है। यानी कि यहाँ पे 164 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 165 देखिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। चलिए पढ़ते हैं केयरफुली। पहला स्टेटमेंट देखिए, इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू ए जंक्शन कॉल्ड सिनेप्स। बिल्कुल सही है। ट्रांसमिशन जो होता है इंफॉर्मेशन का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिनेप्स के थ्रू होता है। बी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आपको स्टेटमेंट कौन सी बतानी है? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट, यानी कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बी देखिए, एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इज वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में पोस्ट एंड प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन बिल्कुल क्लोज होती है। सी, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस केमिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू कंडक्शन। बिल्कुल गलत है जी, सिमिलर नहीं होती है। एक्सोन में अलग चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ट्रांसमिशन अलग तरीके से होता है, प्रोपेगेशन अलग तरीके से होता है। इज इट क्लियर? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। डी स्टेटमेंट पढ़िए। एट पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन द न्यू पोटेंशियल डेवलप विच इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। नहीं जी, पहले रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप होगा, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा ना। तो सी और डी स्टेटमेंट गलत दिए हैं, ओ और बी स्टेटमेंट सही दिए हैं। आपको ये बताना नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी? ए और बी दोनों करेक्ट है। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी 2 स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे 165 में 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि यहाँ पे 165 का सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें से कौन सा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन नहीं है, ये बताना है। इंक्रीजिंग हार्ट रेट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ाता है, सही है। फीलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये भी सही है। इंक्रीजिंग सलाइवेशन, ये गलत हो जाता है। सलाइवेशन को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाता है। कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं बॉडी में जिनको पैरासिम्पैथेटिक प्रमोट करता है। हालांकि पैरासिम्पैथेटिक मेजॉरिटी ऑफ बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, उनको डिमोट करता है। बट सलाइवेशन एक ऐसा है जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको प्रमोट करता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको घटाता है। तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इंक्रीजिंग सलाइवेशन, तो 166 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। स्वेटिंग को भी नहीं बढ़ाता है, ठीक है, स्वेटिंग को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाता है। तो यहाँ पे 166 का थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल्स एंड लुक ब्लूइश इन कलर। इसमें से कौन सी लेयर? भाई आपके रेटिना, आपके जो आई है उसमें 3 लेयर्स होती है। रेटिना होती है, कोरोइड होती है, स्क्लेरा होती है। तो कौन सी लेयर में
ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लूइश कलर की होती है। कोरोइड जो होती है उसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं और ब्लूइश इन कलर होती है। तो 167 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि कोरोइड में ब्लड वेसल्स भी होते हैं और ब्लूइश इन कलर भी होती है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 168 पे आइए। द स्टीरॉयड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी इज। कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन हमारी बॉडी में बैलेंस करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहते हैं इसको, और ये होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट के लेवल को बैलेंस करने का काम करता है, एंड दिस इज ऑल्सो बी नोन एज सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 168 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 169 पे आ जाइए। Which of the following hormone is anti-hyperglycemia? इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि एंटी हाइपरग्लाइसेमिक है? तो ये है इंसुलिन। अगर हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब क्या होता है? अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो ग्लूकोज के लेवल को घटाने का काम कौन करता है? वो करता है इंसुलिन, यानी कि ये एंटी हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन हो गया। यानी कि यहाँ पे 169 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स इन विच फेज? मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो जाती है कौन से फेज में? फॉलिक्यूलर फेज में रीजनरेट हो जाती है एंडोमेट्रियम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 171 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पार्चुरेशन? इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट पार्चुरेशन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है, इज नॉट इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट का मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये कंफर्म करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड ओवरी। भाई फुल्ली डेवलप्ड फीटस से तो सिग्नल प्रोड्यूस होता है, ओवरी से नहीं होता। प्लेसेंटा से सिग्नल मिलता है पार्चुरेशन का। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्सेस द प्यूबिक सिम्फाइसिस ड्यूरिंग पार्चुरेशन, बिल्कुल सही है। पार्चुरेशन के टाइम पे रिलैक्सिन हार्मोन का रोल होता है, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो कि एक जॉइंट होता है कोक्सल बोन के बीच में, उसको रिलैक्स करने का काम करता है, क्योंकि वो वाइड हो जाता है तो उसको रिलैक्स करेगा ना फिर। तो ये स्टेटमेंट सही है, सही पूछा है तो यही होगा भाई आंसर। बाकी थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट भी देखते हैं। थर्ड क्या है? थायरोक्सिन इज मेन पार्चुरेशन हार्मोन, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीटोसिन है जी मेन पार्चुरेशन हार्मोन, जो कि यूटेराइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, लेबर पेन को इंड्यूस करता है और किसकी? फीटस की डिलीवरी करता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। एससीजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर पेन, बिल्कुल गलत। एससीजी का कोई रोल नहीं है लेबर पेन में। एससीजी तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 171 में सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 172 देखिए। इन IVF टेक्निक विच वन इज फॉर IUT? IVF टेक्निक में कौन सा IUT यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर के लिए स्टेटमेंट सही है? भाई इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में जाइगोट ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। 8 ब्लास्टोमियर स्टेज ओनली, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग आ जाएगी। एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 8 to 16 सेल स्टेज का जो ब्लास्टोमियर होता है उसको इम्प्लांट किया जाता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में यूटेरस के अंदर। तो 172 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 173 पे आइए। द फर्स्ट इवोल्व प्रोकैरियोट्स वर प्रोबेबली, पहला इवोल्व प्रोकैरियोट्स कौन था? तो जो पहला इवोल्व प्रोकैरियोट्स था वो कीमो हेट्रोट्रोफ था भाई, और एनारोबिक कंडीशन में एनारोबिक था। क्यों? क्योंकि जो पहला लाइफ फॉर्म, पहली लिविंग सेल यानी कि फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो हमारे प्लेनेट पे इवोल्व हुई, जो हमारे प्लेनेट पे ओरिजिन हुई, वो एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में ओरिजिनेट हुई। अगर वो एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर पे ओरिजिनेट हुई, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दिस, इसका मतलब ये है कि वो एनारोबिक ही होगी। तो कीमो हेट्रोट्रोफ एंड एनारोबिक। तो 173 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 174 पे आइए। 2 की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी, डार्विनियन थ्योरी के 2 की कॉन्सेप्ट थे। नेचुरल सिलेक्शन, कि जितनी भी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं प्लांट में उनको नेचर ने सेलेक्ट किया है, इट मीन्स नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट, मतलब एवरी न्यू लाइफ फॉर्म राइट अराइज एज ए ब्रांच ऑफ
एंसेस्टर, एंसेस्टर की ब्रांच से ही निकल के नई लाइफ फॉर्म डेवलप हुई। ये ब्रांचिंग डिसेंट का जो कॉन्सेप्ट था ये भी डार्विन ने दिया। तो दो की पॉइंट जो थे डार्विन की थ्योरी के, नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट थे, यानी कि 174 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन इवोल्यूशन इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए सही है? पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, बिल्कुल सही है जी। ऑस्ट्रेलोपैथिकस के जो ट्रेसेस हमें मिले हैं वो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड के एरिया से मिले हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। होमो हैबिलिस, यानी कि यही आंसर आएगा ना भाई फिर तो, क्योंकि इसने सही स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा। बाकी भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। होमो हैबिलिस इवॉल्व्ड बिफोर ऑस्ट्रेलोपिथिशियन, राइट, बिल्कुल गलत। ऑस्ट्रेलोपैथिकस से पहले होमो हैबिलिस थोड़ी इवॉल्व हुए, उसके बाद इवॉल्व हुए। होमो हैबिलिस ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बाद इवॉल्व हुए, ठीक है। नियंदरथल स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, बिल्कुल गलत। नियंदरथल मैन ने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट नहीं किया है, होमो सैपियंस ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट किया है, यानी कि जानवरों को पालना स्टार्ट किया है, तो ये गलत हो गया। रमापेथिकस वर कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन, बिल्कुल गलत है, राइट। रमापेथिकस नहीं था, ड्रायोपेथिकस कॉमन एंसेस्टर माना जाता है एप एंड मैन का, तो ये इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा। तो 175 में इस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, द ए सेल देमसेल्व्स डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज बट हेल्प टू बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। भाई ए सेल यानी कि ये टी सेल की बात कर रहा है, टी सेल खुद से एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करती, लेकिन बी सेल को, बी लिम्फोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए। तो ए में टी सेल आएगा, बी में बी सेल आएगा, राइट। इसको आप फिल कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 176 का जो ऑप्शन हुआ वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ बेटा? फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 177 देख लेते हैं, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए कैंसर सेल एंड ए नॉर्मल सेल इज। कैंसर सेल और एक नॉर्मल सेल के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है आपको ये बताना है। पढ़ते हैं चारों स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखिए, कैंसर सेल्स डिवाइड कंटिन्यूअसली बट नॉर्मल सेल डू नॉट डिवाइड। ये कोई डिफरेंस थोड़ी हुआ है भाई, द बेसिक डिफरेंस पूछा इसने, ठीक है, दिस इज नॉट ए डिफरेंस। बी स्टेटमेंट देखिए, नॉर्मल सेल इज बिगर देन कैंसर सेल, गलत है। नॉर्मल सेल्स आर इमॉर्टल बट कैंसर सेल्स आर मॉर्टल, बिल्कुल गलत है, दोनों इमॉर्टल हो सकती हैं। फोर्थ क्या है, कैंसर सेल्स डिवाइड बट डू नॉट डिफरेंशिएट लाइक नॉर्मल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैंसर सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिवाइड तो कर लेती है, डिवीजन करने की एबिलिटी तो गेन कर लेती है, बट डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, जबकि आपकी बॉडी की नॉर्मल सेल डिवाइड भी करती है और डिफरेंशिएट भी करती है। तो कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में ये मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 177 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 177 का। क्वेश्चन नंबर 177 हो गया। क्वेश्चन नंबर 178 देखिए, मोस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस इज। ग्रीन हाउस गैस, सबसे ज्यादा इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस माना जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, राइट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ग्लोबल वार्मिंग को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, तो ग्रीन हाउस गैस हो गई क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 178 का 1 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 178 का 1 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट आपको दी है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़िए, हेपेटाइटिस बी एंड HIV बोथ आर STD। हेपेटाइटिस बी और HIV दोनों ही STD हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी, दोनों STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। बी स्टेटमेंट पढ़िए, कैंसर सेल्स शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बिल्कुल गलत। नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती है, जब नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को खत्म कर देती है तो कैंसर सेल बन जाती है, ठीक है जी, तो ये गलत है स्टेटमेंट। इनकरेक्ट ही बताना, तो भाई इसमें बी को टिक कर लीजिए, इनकरेक्ट है। उसके बाद देखते हैं सी, देखें, स्मोकिंग कैन इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, बिल्कुल सही है, स्मोकिंग से यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, ठीक है। डी देखिए, विंडो पीरियड फॉर एड्स इज अबाउट 5 to 10 years, गलत है जी, विंडो पीरियड तो 3 months का होता है, गलत है ये। ई क्या है, बायोप्सी टेस्ट यूज इन डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। बायोप्सी टेस्ट जो यूज किया जाता है वो कैंसर के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए नहीं किया जाता, ये भी गलत हो गया। तो बी, डी और ई
ये 3 स्टेटमेंट गलत दिए हैं, ए और सी स्टेटमेंट सही है, तो बी डी ई यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 179। उसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस FST 24, क्वेश्चन नंबर 180। आउट क्रॉसिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट, आउट क्रॉसिंग जो है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है एनिमल हस्बेंड्री की, क्यों? देखते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़िए। एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, बिल्कुल गलत है जी। हार्मफुल जीन्स को एक्सपोज इनब्रीडिंग कर सकती है, आउट क्रॉसिंग नहीं कर सकती है, गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, इज यूजफुल इन ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बिल्कुल सही है। मोस्टली इसका इस्तेमाल इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए किया जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? अगर फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग से, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग से एनिमल्स में फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उसे आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को जो ओवरकम करता है वो करता है आउट क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स, ये एनिमल्स के लिए बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन, जो कि बिलो एवरेज है मिल्क प्रोडक्शन में, बिल्कुल सही है। ऐसे एनिमल जो कि बिलो एवरेज हैं मिल्क प्रोडक्शन में, उसके लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी माना जाता है आउट क्रॉसिंग को। इसके साथ ये FST 24 इज कंप्लीट, दिस इज डन, राइट। इसके बाद अगले FST में मिलेंगे 90 क्वेश्चंस के साथ, राइट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।